से हिंदी भाषा और ई शिक्षण पर बातचीत करेंगे। हिंदी भाषा और ई शिक्षण, जैसा कि यूनिट का शीर्षक ही है हिंदी भाषा और ई शिक्षण, तो सबसे पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है, और ई शिक्षण क्यों ज़रूरी है हिंदी भाषा में, क्यों इतना फोकस किया जा रहा है इस पर, इसके विषय में थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। हिंदी भाषा हमारे देश की अधिकांश भाग की, हमारे देश में अधिकांश भाग की विचार विनिमय की भाषा है। अर्थात हम अपने भावों की अभिव्यक्ति किसी न किसी, हर कोई अपने भावों की अभिव्यक्ति किसी न किसी भाषा के माध्यम से करता है। तो हम भी अपने भावों की अभिव्यक्ति हिंदी भाषा के माध्यम से करते हैं। जो हमारे देश के अधिकतर निवासी हैं वो हिंदी भाषा के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। उसके साथ साथ हिंदी हमारे देश की राजभाषा भी है, अंग्रेजी भी है, लेकिन साथ में अंग्रेजी ऑप्शनल के तौर पर रखी गई है। मेन हमारे देश की राजभाषा हिंदी ही है। अधिकतर प्रदेशों की राजभाषा भी हिंदी ही है। इसलिए जब कोई ऑफिशियल, कोई कार्यालयी पत्राचार होता है, कोई पत्र व्यवहार होता है, या हमको कहीं कुछ भी अब शासन के समक्ष, प्रशासन के समक्ष अपनी कोई भी बात कहनी है, तो क्योंकि इस क्षेत्र की अधिकांश देश की भाषा भी हिंदी है, तो हम हिंदी में विचार विनिमय करते हैं। क्योंकि तकनीक का दौर आ गया है, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो उस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हिंदी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, हिंदी को उस ऑनलाइन प्लेटफार्म से कैसे जोड़ें। क्योंकि जो भी संचार की क्रांति है, जो भी तकनीकी क्रांति है, जो भी सूचना की क्रांति है, वो सारी क्रांतियाँ यूरोप से होकर के आई हैं, ब्रिटेन से होकर के आई हैं और यूएस से होकर के आई हैं। वहाँ की जो भाषा है वो भाषा उनकी अंग्रेजी है। तो इसलिए उन्होंने जो कुछ भी विकसित किया तकनीक के क्षेत्र में, उस सब की भाषा वो सब भाषिक तौर पर अपनी भाषाओं में उन्होंने तैयार किया। जैसे वहाँ की अंग्रेजी है, तो कंप्यूटर में उन्होंने जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए, जो कुछ भी बनाया, वो सारी चीज़ों की भाषा अंग्रेजी ही थी। तो इस वजह से जब वो तकनीकी हमारे यहाँ आती है, तो जिनको अंग्रेजी आती है, जो अंग्रेजी में काम करना जानते हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो भाषिक तौर पर हिंदी के हैं, हिंदी में ही सारी चीज़ों को संपादित करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ी। तो इसलिए सरकार का ध्यान जो है इधर आकर्षित हुआ तथा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसको एक जो है पाठ्यक्रम में लगाया गया कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, किस तरीके से हिंदी को, और हिंदी और तकनीक इंटरकनेक्ट हो रही है, अंतर संबंध किस तरीके से स्थापित हो रहा है, उसको जान सकें, समझ सकें और उसमें अपने कार्य को हिंदी में भी संपादित कर सकें। शुरुआती दौर में टाइपिंग हो, कोई भी कार्य हो, सब कुछ इंग्लिश में ही किया जाता था। हिंदी में बहुत सारे कार्य असंभव थे जो तकनीक के क्षेत्र के थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने अनेक सॉफ्टवेयर विकसित किए जिससे हिंदी में लेखन, पाठन, बहुत सारी चीज़ें आसान हुई। हिंदी में टाइपिंग के लिए मंगलदेव, कुर्तीदेव, मंगल फॉन्ट और कुर्तीदेव, ये सब अनेक सॉफ्टवेयर विकसित हुए जिससे हिंदी में टाइपिंग करना, लिखना, पढ़ना और सुगम हुआ। एक तरीके से सुचारू रूप से अब हम कर सकते हैं। तो ये हिंदी भाषा और उसमें ई शिक्षण की क्या आवश्यकता है, ई शिक्षण से उसको क्यों जोड़ा जा रहा है, ये चीज़ें मैंने आपके समझ रखी। ज़्यादा लंबा वीडियो बन नहीं सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपको मतलब उससे रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम ई शिक्षा की अगर बात करते हैं, तो ई शिक्षा से सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो कि तकनीक आधारित हो, अर्थात तकनीक से जोड़कर जो हमें शिक्षा दी जाती है, अर्थात कोई भी शिक्षा जो कि कंप्यूटर आधारित हो, या ऐसी शिक्षा जिसमें उस तकनीक के बारे में हमको बताया जाए, तकनीक से आधारित चीज़ें हमको तकनीक के माध्यम से हमको पढ़ाया जाए। जैसे इस समय जो हमारी आपकी बातचीत हो रही है, ये भी ई शिक्षा के अंतर्गत ही आएगी। ई शिक्षा होती क्या है अलग की चीज़ है, लेकिन हम जुड़े इस समय ई शिक्षा के माध्यम से ही हैं, ई प्लेटफार्म पर ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था
जो कि तकनीक आधारित हो, तथा शिक्षा व्यवस्था जो तकनीक से जोड़कर दी जाती है वो ई शिक्षा कहलाती है, या उसे ई शिक्षण कहते हैं। ई शिक्षा बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है तुल्यकालिक शिक्षा, सिंक्रोनस जिसको बोलते हैं, और एक होती है अतुल्यकालिक शिक्षा जिसे असिंक्रोनस बोलते हैं, असिंक्रोनस। तुल्यकालिक शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि हम एक ही समय एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगहों से, अलग बात है हम अलग अलग जगहों से जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ेंगे हम एक ही समय, और प्लेटफॉर्म जो हमारा होगा वो एक ही होगा, और उस नियत समय में हम जुड़ करके कोई भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, कुछ भी संवाद करेंगे, कुछ भी बातचीत करेंगे, उसको तुल्यकालिक शिक्षा कहते हैं। इसमें जुड़ते हैं हम आभासी माध्यम से ही, जो भी जुड़ेंगे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर जुड़ेंगे हम इसी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही, लेकिन क्या कहते हैं, एक साथ जुड़ेंगे और एक निश्चित समय अवधि में जुड़ेंगे। तो उस समय जो भी संवाद होगा, उस समय जो भी शिक्षा हमें प्रदान की जाएगी, जो भी शिक्षा हम ग्रहण करेंगे, वो तुल्यकालिक शिक्षा होती है। इसके उदाहरण स्वरूप क्या कहते हैं उदाहरण इसके हैं जो वो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब जब हम किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करते हैं, या फिर लाइव चैट हम कर रहे हैं किसी से, और वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें हुई, गूगल मीट, जूम, इन सब पे वर्चुअली हम लोग जुड़े, क्लासेज हुई, वेबिनार होता है। अब क्या कहते हैं, कोरोना की वजह से सेमिनार का जो उतना स्कोप कम हो गया है, वेबिनार ज़्यादा होने लगे हैं, जिसमें सभी अतिथि वक्ता जो भी सुनने वाले हैं सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक साथ जुड़ते हैं। ये हो गई तुल्यकालिक शिक्षा। अतुल्यकालिक शिक्षा के अंतर्गत जो दूसरी होती है अतुल्यकालिक शिक्षा, असिंक्रोनस एजुकेशन जो होती है, उसके अंतर्गत ये होता है कि आप को कोई समय की बाध्यता नहीं है कि आप एक ही समय जुड़ें, एक ही साथ जुड़ें, इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी कंटेंट जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, आप उसको किसी भी समय, कहीं भी, जब आपकी इच्छा हो, बैठ करके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी शिक्षा ग्रहण की जाती है उसे अतुल्यकालिक शिक्षा कहते हैं। अतुल्यकालिक शिक्षा के जो माध्यम हैं उसमें यूट्यूब वीडियोज हैं, यूट्यूब पर जो हमें वीडियोज प्राप्त होते हैं वो हम देख सकते हैं, और ई लाइब्रेरी है, ई पुस्तक हैं, हम डाउनलोड करके पुस्तक पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ में ईमेल्स हैं, ईमेल, ब्लॉग और फेसबुक पेज हो गया। कोई फेसबुक पेज पर कुछ लिखा हुआ है तो हम उसको पढ़ सकते हैं, हम किसी के ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, हम अपना मेल पर कुछ चीज़ें, सामग्री अगर आई हुई है तो हम वो पढ़ सकते हैं। तो ये सारे अतुल्यकालिक शिक्षा के माध्यम हैं। अतुल्यकालिक शिक्षा मतलब कि ऐसी शिक्षा जो कि जिसमें कोई समय की बाध्यता नहीं होती है, आप किसी भी समय कोई भी कंटेंट ई प्लेटफॉर्म से निकाल करके पढ़ें, उससे जो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे उसे अतुल्यकालिक शिक्षा कहते हैं। दोनों शिक्षा होती आभासी ही हैं, लेकिन उसको आप, एक में होता है कि कभी भी आप ग्रहण कर सकते हैं, और एक में होता है तुल्यकालिक शिक्षा में कि आपको एक समय की बाध्यता होती है, उस समय के दौरान आपको जोड़ना होगा। अब इंटरनेट पर उपलब्ध जो है पत्र पत्रिकाएं, जो हमारे यूनिट में अगला टॉपिक है उसमें है इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाएं। इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाओं के विषय में अगर हम बात करें, जिसे ई पत्रिका या ई पत्र कहते हैं, तो ऐसी पत्रिका जो कि कंप्यूटर पर ही लिखी जाए, कंप्यूटर पर ही पढ़ी जाए, उसे ई पत्रकारिता कहते हैं या उसे ई पत्रिका कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका अपना एक संपादक मंडल होता है जो कि कंप्यूटर पर ही उसको लिखता है, उसके बाद उसे ऑनलाइन दूसरों को भेजता है। PDF बहुत से होते हैं कि PDF फॉर्म में भी भेजते हैं, बहुत से होती हैं कि PDF फॉर्म में नहीं
भेजी जाती है, वो लिखी जाती हैं डॉस फॉर्म में, क्या कहते हैं, आपको पढ़ना होता है। बहुत सी ऐसी भी पत्रिकाएं हैं जो कि पहले क्या कहते हैं ऑफलाइन थी, बाद में ऑनलाइन कर दी गई कोरोना की वजह से। दूसरी चीज़ अपने समय को बचाने के लिए, पैसे को बचाने के लिए, इन सब वजहों से बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी हैं जो कि ऑफलाइन अभी भी हैं, साथ साथ उन्होंने अपना ऑनलाइन भी संस्करण शुरू कर दिया है, क्योंकि समय की मांग है। दूसरी चीज़, उससे समय की बचत होती है, आपका मतलब धन की बचत होती है। इस वजह से बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशकों ने अपनी पत्रिकाओं को ऑनलाइन कर दिया है। वो ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं। आप उनको अपने पास अपने मेल पर मंगवा सकते हैं। उसको मेल पर मंगवा के PDF फॉर्म में, डॉस फॉर्म में, किसी में भी आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको भी ज़्यादा पैसे रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं, समय से वो आपके पास पहुंच जाती हैं। दूसरी चीज़, ज़्यादा आपको भी रुपए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम पैसे में हमको मिल जाती हैं। अगर पहले कोई हम ऑफलाइन पत्रिका मंगाते हैं, उसका अगर क्या कहते हैं मासिक या जो है छमाही, उसकी अगर कॉस्ट है क्या कहते हैं 200 रुपये, तो हमको ये 10 रुपये में मिल जाएगी। इस तरीके से होता है, तो इससे समय, धन, सारी चीज़ों की बचत होती है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका वही पत्रिका होती है जो कि कंप्यूटर पर लिखी जाए या जिसका संस्करण ऑनलाइन उपलब्ध हो। जो हमें ऑनलाइन उपलब्ध हो उसे ई पत्रिका कहते हैं। अब ई पत्रिका, थोड़ी बहुत पत्रिकाएं हैं, उनके मैं नाम, क्योंकि ज़्यादा ई पत्रिका के बारे में बताने के लिए आपके यूनिट में नहीं लगा हुआ है। ई पत्रकारिता सिंपली होती क्या है वो आप जान लीजिए। उसके बाद थोड़ा बहुत ई पत्रिकाएँ कौन कौन सी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि वैसे भी लिखना है नहीं आप लोगों को, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उस हिसाब से तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो अगर ई पत्रिकाओं की बात हम करें तो अभिव्यक्ति पत्रिका है हिंदी में, अभिव्यक्ति, अनुभूति, हिंदी नेक्स्ट, कविता कोश और कई पत्रिकाओं का, कविता कोश पर बहुत सारी ऑनलाइन पत्रिकाएं मिलती हैं जिस पर लोग अपने विचार साझा कर सकते हैं। संवाद पत्रिका है, हंस है, वागर्थ है, तद्भव है, नया ज्ञानोदय, कथा देश, ई राजभाषा। ये कुछ पत्रिकाएं हैं, जो 10-11 पत्रिकाएं जो कि ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं। ई पत्रिका हैं ये सारी, इनको कोई भी ई प्लेटफार्म से पढ़ सकता है, लिख सकता है, इसमें अपने लेख प्रकाशित करवा सकता है। और जो कुछ हैं जैसे हंस हो गई, वागर्थ हो गई, तद्भव हो गई, नया ज्ञानोदय हो गई, कथा देश हो गई, इन सब के हमको क्या कहते हैं प्रिंट फॉर्म भी मिलेंगे। मतलब ये ऑफलाइन भी उपलब्ध हैं और ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। तो हमने आज ई शिक्षण और हिंदी भाषा और ई शिक्षण, और इस शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक शिक्षण, उसका तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक शिक्षण होते क्या हैं, उनको उदाहरण सहित मैंने आपको बताया। साथ में ई पत्रकारिता, इंटरनेट पर कौन कौन सी ई पत्रकारिता क्या होती है, ई पत्र पत्रिकाएँ कौन कौन सी हैं, इंटरनेट पर कौन कौन सी ई पत्र पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। ज़्यादा लंबी चर्चा हम करेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो भी अपलोड होने में दिक्कत होती है, और थोड़ा थोड़ा अगर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, अच्छे से आप लोग पढ़ सकेंगे। आगे जो भी टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में, जब अगला वीडियो डालेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।